हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आगे के जो स्ट्रक्चर हैं उनको। तो अगला जो स्ट्रक्चर है, वैसे मैंने जो होमवर्क दिया था उसमें कई बच्चों ने ठीक किया है। SF4 ये होमवर्क था। ठीक है, तो SF4 में जो तरीका था यूज जो हमने किया था वो क्या था कि सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हैं आपके 6 प्लस में। फ्लोरीन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 7, तो 28। इनको अगर हम ऐड कर दें तो आंसर आता है 34। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। और 34 को अगर मैं डिवाइड करूं तो मैंने जानबूझ के थोड़ा अलग क्वेश्चन दिया था। 11th क्लास की ही चीज़ रिपीट हो रही है यहाँ पर। 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 8 4 जा 32। ये 2 आया। अब जैसे जो रिमाइंडर आता है इसको 2 से डिवाइड करना है, आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो हमें पता लग जाता है कि टोटल वैल्यू क्या होगी। 4 + 1 एक्स की वैल्यू टोटल क्या हो जाएगी? 5। इन दोनों को ऐड कर देंगे। इवन ये भी बताता है कि ये आपके बॉन्ड पेयर हैं, ये आपके लॉन पेयर हैं, ठीक है। तो 5 वैल्यू जो कि एक्स की है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी यहाँ पर? sp3d हो जाएगी, ठीक है। और हाइब्रिडाइजेशन से हम क्या निकाल सकते हैं? अरेंजमेंट। तो sp3d की जो अरेंजमेंट होती है वो कैसी होती है? एस यहाँ है और ये 1, ये 2, ये 3 और ये एक्सियल बॉन्ड जो कि लेंथी होंगे इसमें, ठीक है ना, इस तरीके से। तो यहाँ आ गया आपका क्या? जगह कितनी है आपके पास? 5। और एटम कितने हैं? सिर्फ 4। तो इसका मतलब आपका एक लोन पेयर है, और अगर एक लोन पेयर होता है तो इस पोजीशन पे आएगा। ये आपका फ्लोरीन 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 और यहाँ भी आपका फ्लोरीन। तो ये जो शेप है, अगर हम अपनी उस टेबल को देखें तो यहाँ जो ये शेप है ये है आपकी क्या? सी सॉ। इसको बोलते हैं सी सॉ। टेबल के अंदर अगर इस शेप को अगर हम देखें तो, ठीक है। तो ये सी सॉ शेप है। और आगे अगर हम चलें तो उसी टेबल पे आपको जो एक नज़र है, लगातार उस पर आप टेबल पे देखते रहना कि इसमें क्या जो पोजीशन है, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, वगैरह 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 जितने भी हैं, वो आप उस टेबल को लगातार देखते रहना, ठीक है। तो आज की क्लास में हम देखते हैं कितने क्वेश्चन कर पाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है नंबर 6 पे, ClF3। ये है आपका ClF3। तो यहाँ अगर इसको देखोगे तो यहाँ आपका Cl के वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कितने होते हैं? 7 प्लस में इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 21। तो आंसर आया 28। फिर से अगर इसको डिवाइड करोगे तो आप क्या आएगा? ये है 8 से डिवाइड करेंगे 24। वैल्यू आएगी 4। फिर से आपको 2 से डिवाइड करना है 4। तो ये इन दोनों को ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। एक्स की वैल्यू ऐड करने के बाद क्या आएगी? 5। रूल आपको याद होंगे। सबसे पहले एक्स की वैल्यू, फिर हाइब्रिडाइजेशन, फिर अरेंजमेंट, फिर स्ट्रक्चर और लास्ट में आती है शेप, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन इससे है वही sp3d, जिसकी अरेंजमेंट क्या होती है? Cl अरेंजमेंट होती है 1 2 3। फिर से वही इस तरीके से बॉन्ड, एक्सियल बॉन्ड, ठीक है। और यहाँ अगर हम लगाएं तो जगह कितनी है आपके पास? 5 और एटम सिर्फ 3 ही है। तो अब दो लोन पेयर जो आएंगे वो इस इक्वेटोरियल पोजीशन पे ही लगाएंगे हम, ठीक है। तो ये फ्लोरीन की जो शेप हो जाएगी वो असल में ऐसा एंगल आपको नहीं दिखाना है, क्योंकि ये एंगल जो है वो बता रहा है कितना? 180 डिग्री। लेकिन जो रियल एंगल होता है इसका, वो थोड़ा सा आपको बेंट दिखाना होगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप थोड़ा सा इसको बेंट दिखाना, इस एंगल को पूरा ऐसा नहीं दिखाना है, ऐसे बेंट वो एंगल आपको दिखाना है। ये एंगल जो नया मैंने बनाया है ये एंगल होता है 175 डिग्री, ठीक है। तो इसीलिए इसकी शेप जो होती है वो क्या होती है? बेंट टी शेप। इसको हम बेंट टी शेप बोलते हैं, ना कि टी शेप, ठीक है। और आगे चलते हैं। इसमें एक और जो तरीका है वो है नंबर 7। क्वेश्चन जो आ गया है यहाँ पर नंबर 7 पे है हमारा IF5। IF7 है पहले, तो IF7, ठीक है। आयोडीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं कितने? 7 प्लस में 7 7 जा 49, 56 हो गए। तो यहाँ 56 को हम डिवाइड करेंगे क्या? 8 से भी,
तो आपकी जो वैल्यू आई है वो x की, वो आई है 7। x की वैल्यू 7, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी इसकी, sp3d3, और जो अरेंजमेंट है वो इस तरीके से बनाएंगे हम इसकी। आई यहाँ पे है, तो देखो sp3d3 की अरेंजमेंट क्या होती है, पेंटागोनल। अगर आपको याद हो तो इसमें हम इस तरीके से बनाते थे पेंटागोनल को, ये पेंटागोनल बन गया, ठीक है ना। और बाई पिरामिडल, बाई पिरामिडल का मतलब एक पिरामिड ये इस तरीके से ऊपर होगा और एक जो है वो इस तरीके से नीचे होगा। तो फ्लोरीन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक ये यहाँ पे 7। तो जो शेप है इसकी, अब यहाँ स्ट्रक्चर बन चुका है, ठीक है। और जो शेप है वो इसकी क्या है, उसकी शेप का नाम है पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ठीक है ना, बाई पिरामिडल। इसको पेंटागोनल बाई पिरामिडल बोलेंगे हम। और क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों पिरामिड बन जाएंगे। एक और तरीका था जो हम उसमें फाइंड आउट कर देते, हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम प्लस मोनोवैलेंट एटम माइनस कैटायन प्लस एनायन। ये हम 11th क्लास में ये वाला तरीका भी इस्तेमाल करते थे, ये दूसरा तरीका है। तो एक्स की वैल्यू ऐसे भी निकाल सकते हो आप। देखो, हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम, आयोडीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7, प्लस में मोनोवैलेंट एटम जिस पर सिंगल नेगेटिव चार्ज हो या सिंगल पॉजिटिव चार्ज हो। तो फ्लोरीन पे सिंगल नेगेटिव होता है, कितने ऐसे मोनोवैलेंट, 7। तो यहाँ हम लिखेंगे 7। अगर मान लो यहाँ ऑक्सीजन होता तो हम यहाँ मोनोवैलेंट 0 कर देते, क्योंकि ऑक्सीजन पे जो चार्ज होता है वो 2 नेगेटिव होता है, फ्लोरीन पे 1 नेगेटिव। तो हम इसको फ्लोरीन को क्या बोल सकते हैं, दिस इज मोनोवैलेंट एटम, यानी जिस पर एक चार्ज हो, सिंगल चार्ज हो, ठीक है। कोई चार्ज है इसके ऊपर, IF7 के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, तो ना तो कोई कैटायन ना कोई एनायन है, 0 0। अगेन अगर आप देखोगे तो वैल्यू जो आएगी वो 7 ही आएगी। ये देखो, ये एक्स की वैल्यू फिर से 7 आ गई। तो दो तरीके हैं, किसी को भी आप इस्तेमाल कर सकते हो इन केसेस को सोल्व करने के लिए, ठीक है। और अगले केस की तरफ बढ़ते हैं। अब इसी तरीके से आप IF5 को भी कर सकते हो। तो देखो, नेक्स्ट केस है आपका नंबर 8। कोई भी आपके डाउट वगैरह जो हैं आप शेयर कर सकते हो व्हाट्सएप पे, ठीक है, बच्चे करते भी हैं। ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है। हालांकि इसमें से मैं आज टोटल जो करवाऊंगा 30 करवाऊंगा, और इसकी टोटल अमाउंट जो है वो अराउंड 36 के है। तो इन 36 में से ये तो आप मान के ही चलना कि एटलीस्ट 2 और 3 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, ठीक है ना। सो वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन PCl3। अब की बार 3 है। फिर से फॉस्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर मैं काउंट करूँ तो 5 होते हैं, क्लोरीन के कितने होते हैं, 7 3 जा 21, ऐड कर लो 26। तो 26 में अगर मैं 8 से डिवाइड करूँ तो क्या आएगा, 24 2। तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप चलोगे तो आंसर गलत आएगा। देखो, 3 + 1, 3 और 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, तो टोटल कितना हो गया 4। हाइब्रिडाइजेशन अभी देखने थोड़ी देर पहले देखने पर ये लग रहा होगा इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3d है, लेकिन देखो सरप्राइजिंगली इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही है, ठीक है। तो ये फ़ायदा होता है आपको रूल रेगुलेशन फॉलो अगर करते हो तो। अरेंजमेंट अब इसकी देखें तो sp3 की अरेंजमेंट क्या बनती है, p, उसके बाद क्या है 1 2 3 4, बस इसे अरेंजमेंट कहते हैं। अगर आपने एटम लगा दिया तो वो अरेंजमेंट नहीं होती, फिर वो स्ट्रक्चर बन जाता है। तो अब हम एटम लगाने वाले हैं तो स्ट्रक्चर क्या होगा, देखो 4 पोजीशन है हमारे पास और 3 ही इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 3 ही एटम है हमारे पास Cl। एक लोन पेयर आएगा और वो जो लोन पेयर आएगा वो यहाँ आएगा। कैसे पता लगा, अपनी टेबल को देखो, ठीक है। मैं बार बार ये जो टेबल देखने वाली जो बात करता हूँ भाई, इसको ध्यान से रखना अपने टेबल को। लास्ट क्लास में हमने इस टेबल से ही जो थे वो क्वेश्चन किए थे, तो टेबल तो अर्जेंट है। चेक कर लेता हूँ एक बार टेबल कहाँ थी। ये हमने लास्ट क्लास में ये टेबल की थी, ठीक है। तो यहाँ आपको सब पता लगेगा। देखो, अगर sp3 है, ये sp3 इस केस में, तो एक अगर लोन पेयर है तो कहाँ आएगा, देखो ये सिंगल लोन पेयर है तो ये कहाँ आएगा, ये वाला स्ट्रक्चर बनने वाला है, सॉरी ये वाला बनने वाला है। तो सब पता लग जाएगा, टेबल देखोगे कितने लोन पेयर ही बता देंगे कि आपका कितना कौन सा स्ट्रक्चर बनने वाला है, ठीक है। तो आगे ट्राई करते हैं
अपने क्वेश्चन की तरफ। तो एटम कितने हैं, Cl 3 है, तो 1 2 3 एंड योर शेप इज, यहाँ शेप अगर देखोगे तो ऊपर तो कुछ है नहीं, ये पिरामिड बन गया इस तरीके से, ये जो बन गया आपका ये पिरामिड है, ठीक है ना, इसको कहते हैं पिरामिड। तो इसका नाम है आपका ट्राइगोनल पिरामिडल। पिरामिडल, बाई पिरामिडल नहीं लिखेंगे क्योंकि वो दो पिरामिड होते हैं, इसमें नोट्स में आपके बाई है वो उसे हटा देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर 9 है हमारे पास लिस्ट में, वो है BRF5। अब की बारी ये वाला होमवर्क है, मोस्ट इम्पोर्टेंट केस होमवर्क। नंबर 10 है आपका XEF4, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये भी बोर्ड में आ चुका है, ठीक है। तो क्या होता है एक्सी, जीनोन पे लास्ट में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो होते हैं, मानेंगे हम 8 क्योंकि नोबल गैस है, प्लस 7 4 जा 28, ऐड करेंगे तो 36 को डिवाइड करेंगे किससे, 8 से, 32 4, तो ये आ गया आपके बॉन्ड, ये लॉन, दोनों को ऐड कर दो, एक्स की वैल्यू 6 आ गई, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी sp3d2, ठीक है। और यहाँ जो अरेंजमेंट है वो कैसी आएगी इसकी, ये देखो इस तरीके से अरेंजमेंट होगी, एक्सी ये 1 2 3 4, और इस तरीके से ये बॉन्ड बनेंगे इस तरीके से। तो यहाँ अगर हम देखें तो दो लोन पेयर है पता लग रहा है, या फिर ऐसे देख लो कि पोजीशन 6 है बट एटम सिर्फ 4 ही हैं, तो लोन पेयर 2 हैं, वो दो लोन पेयर यहाँ बनते हैं, आपको याद होगा यहाँ बनाते थे हम, ये आपका फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्क्वायर शेप क्या है इसकी, स्क्वायर, और कोई पिरामिड नहीं है क्योंकि ना तो ऊपर कोई लोन पेयर है ना नीचे, तो इसे स्क्वायर प्लानर बोलेंगे, दिस इज योर स्क्वायर प्लानर, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन उसकी तरफ चलते हैं। अब की बार जो क्वेश्चन है वो है आपका 11 में है XeF2 को अगर हम ट्राई करें तो यहाँ जीनोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 8 हैं, और फ्लोरीन के जो हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो 7, 14 22 को डिवाइड करेंगे 8 से, 16 6 फिर डिवाइड करेंगे 2 से, तो जो वैल्यू आई है वो 2 + 3 यानी 2 बॉन्ड 3 लॉन, एंड वैल्यू इज 5 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3d, ओके। एंड द अरेंजमेंट जो है इसकी वो क्या होगी, देखो XE 5 की अरेंजमेंट क्या होती है, याद करो sp3d 1 2 3, इस तरीके से ये इक्वेटोरियल बॉन्ड बन गए, और ये जो आपका है ये एक्सियल बॉन्ड है, इसे ऐसे बनाएंगे, ठीक है। अब क्योंकि लॉन कितने हैं, तीन लॉन है, तो कहाँ आते हैं, फिर से टेबल को देख लो आप, sp3d x की वैल्यू 5, तो क्या देखोगे 5/sp3d में 3 लोन पेयर आते हैं, तो कहाँ आते हैं आपको पता लगेगा, वो यहाँ आते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन पे, तो फ्लोरीन यहाँ है एंड द शेप इज वेरी सिंपल लीनियर, ठीक है। इस तरीके से शेप जो आएगी वो लीनियर आ जाएगी। अगली इसकी बात करें तो नंबर 12 पे आगे हैं हम, और ये है आपका XeF6। अब की बार है XeF6, तो XeF6 आप ट्राई करो, ये आपका होमवर्क है, ठीक है ना, ये भी इम्पोर्टेंट कैटेगरी है, ये ट्राई करना है, क्या आएगा इसका आंसर। नंबर 13 की बात कर लेते हैं। 13 है हमारा IF5, ठीक है। अब IF5 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर इसके काउंट करें तो कितने आएंगे आयोडीन के, ये आ जाएंगे आपके 7 35 42 को अगेन डिवाइड कर दो 42, कैंसल 5 + 1, एक्स की वैल्यू यहाँ आ गई कितनी आपकी 6, हाइब्रिडाइजेशन यहाँ आएगी sp3d2, अरेंजमेंट बनाते हैं तो अरेंजमेंट क्या बनेगी इसकी, आयोडीन हो गया यहाँ पे, और sp3d2 की अरेंजमेंट होती है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो
जगह कितनी है, 6 एटम 5 है, तो इसका मतलब 1 लोन पेयर है, जो कि हम यहाँ से भी देख सकते हैं। दिस इज ऑल्सो योर लोन पेयर, दिस इज योर बॉन्ड पेयर, ठीक है ना। तो यहाँ एक लोन पेयर है तो कहाँ आएगा, या तो यहाँ कर लो या यहाँ कर लो, कैसे भी कर सकते हो, दोनों में से दोनों ही करेक्ट है। तो अब आपकी जो शेप होगी वो क्या हो जाएगी, ये आपकी शेप होगी स्क्वायर, स्क्वायर और नीचे की तरफ एक पिरामिड बनेगा, देन स्क्वायर पिरामिडल। शेप इज स्क्वायर पिरामिडल। तो ये आपकी शेप होगी इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। और अगले जो क्वेश्चन हैं उसकी तरफ चलते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन है 14, और 14 पे हमारे पास है BRF5। देखते हैं इसका आंसर भी आप कितना निकाल पाओगे। तो ये BRF5 जो है ये भी आपका होमवर्क है। तो नंबर 14 जो है वो है BRF5। बहुत से बच्चे जो है, सॉरी BRF5 तो कर ही लिया हमने, BRF3, दिस इज BRF3, दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क। तो अपने नोट्स कंप्लीट करके रखना है और अच्छी तरह से प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, तो आपको ये होमवर्क करने ही होंगे। बहुत से बच्चे हैं मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज सेंड करते हैं और उसमें जो अपने डायग्राम है वो बना के दिखाते हैं। तो आप भी इन ऐसी आदत डालो ताकि आप प्रॉपर आंसर निकाल के मुझे दिखा पाओ और मैं उनको डायग्नोज कर पाऊँ अगर कोई प्रॉब्लम है तो। नेक्स्ट इज NH3। NH3 के अंदर भी मैं कुछ बारीकियाँ आपको बताऊँगा, उसको आप ध्यान से देखते रहना। तो वैसे तो ये नॉर्मल केस है, नाइट्रोजन है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके 5, ठीक है। हाइड्रोजन है 3, आंसर इज 8। 8 है तो किसको डिवाइड करेंगे 2 से, 2 4 जा 8, वैल्यू क्या आएगी इसकी 4। तो x की जो वैल्यू आई है यहाँ पे वो आई है क्या 4। तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी इसकी sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 है इसकी, और अरेंजमेंट बनानी है हमें। तो sp3 की जो अरेंजमेंट है वो क्या होती है n 1 2 3 4, दिस इज अरेंजमेंट। आपने एटम्स लगा दिए और लोन पेयर लगा दिया तो अरेंजमेंट नहीं रहता, फिर वो स्ट्रक्चर माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ अगर आप देखो तो कितने एटम है, 3 एटम है, 1 2 3, और एक लोन पेयर है। तो यहाँ लोन पेयर आएगा क्योंकि देखो जगह 4 थी और एटम सिर्फ 3 ही है यहाँ पे, ठीक है ना। अब इसमें कई बच्चे बोलते हैं सर इस फॉर्मूले से तो बॉन्ड पेयर जो है वो कह रहा है 4 आने चाहिए, लोन तो आने नहीं चाहिए, बट वी हैव बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 1, ठीक है ना। तो आपको मैं बता दूं एग्जाम में कहेंगे कि आपको NH3 का डायग्राम बनाना है और उसकी शेप बतानी है। वो आपके तरीकों पे, फॉर्मूले पे, आप कोई सा भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो जो आपको बताया है। आप 2 तरीके हैं, तो ये तरीका है या फिर ये वाला तरीका इस्तेमाल कर सकते थे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट एटम माइनस कैटायन प्लस एनायन, ठीक है ना। तो दोनों में से किसी को भी ट्राई कर सकते हो, उनको कोई मतलब नहीं है। आप कैसे x की वैल्यू निकाल रहे हो, हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हो, वो आपके डायग्राम और आपकी शेप पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो इसकी शेप क्या आएगी ट्राइगोनल पिरामिडल, दिस इज द शेप। और भी आपको मैं बता दूं ये जो तरीका है, ये जो डिवाइड करने वाला इसमें बॉन्ड पेयर लोन पेयर बताते हैं, वो 2 में बिल्कुल एक्यूरेट नहीं आएगा। एक तो आपका NH3 है, एक और एग्जांपल है उसका नाम है H2O। इन दोनों केसेस में वो आपको एक्यूरेट लोन पेयर बॉन्ड पेयर नहीं बताता, लेकिन आपकी x की वैल्यू बिल्कुल एक्यूरेट बताता है। x की वैल्यू के केस में तो ये फॉर्मूला कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है ना। लोन पेयर बॉन्ड पेयर में मैंने बता दी यही 2 एग्जाम्पल हैं जो इसके गलत होते हैं, मतलब इसमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर एक्यूरेट नहीं आते। नेक्स्ट वन इज 16 है आपका, ये भी बोर्ड में पूछा जा चुका है, XeO3, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी। तो XeO3 को कैसे करेंगे, यहाँ ऑक्सीजन की भी एंट्री होगी, बस ये मान लो 15 से आपका लेवल 2 स्टार्ट हो गया, ठीक है। लेवल 2 में है अभी हम, लेवल 3 जो है वो कल की क्लास में करेंगे। तो XeO3 को देखो जरा ध्यान से, Xe में क्या था कि इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जीनोन के वो कितने होते हैं 8, इसके 6 होते हैं 18, 26 डिवाइड करेंगे 24, 2, 2, तो 3 + 1 आंसर आ गया आपका 4। हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी sp3
और जूम अरेंजमेंट क्या आएगी इसकी, अरेंजमेंट कुछ ऐसे हो जाएगी भाई, एक्स ही है तो 1, उसके बाद 2, 3, 4 इस तरीके से, ठीक है। अब देखोगे तो ऑक्सीजन 3 है, यानी एटम 3 है, एक लोन है, एक लोन ये भी बता रहा है। तो जो लोन है वो तो ऊपर आएगा, सभी को पता है, और ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, 1, 2, 3। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ लेवल 2 से रिलेटेड। कभी भी याद रखना, कभी भी ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के साथ नहीं होता, उसके दो बॉन्ड जरूर होते हैं। तो यहाँ इसका दो बॉन्ड, दो बॉन्ड, दो बॉन्ड जरूर बनाना। कभी भी ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के साथ नहीं होता। हाँ, अगर नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन पे तब वो सिंगल बॉन्ड के साथ हो सकता है। समझ गए होगे अच्छी तरह से। मैं अपनी बात को रिपीट कर देता हूँ। ऑक्सीजन कभी भी सिंगल बॉन्ड के साथ नहीं होता, बट इन केस ऑफ ऑक्सीजन इज नेगेटिवली चार्ज ये आपको सिंगल बॉन्ड के साथ दिखाई देगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बाकी तो प्रैक्टिस इतनी करवा दूंगा मैं, सारी चीज़ें आपके दिमाग में होंगी पूरा। पीपल लोग जो जिससे इरिटेट होते हैं बच्चे, आप वी के जायसवाल करोगे इसके बाद तो आपको ऐसा लगेगा जैसे यार ये तो इतना स्मूथली समझ में आ गया आपको, और नीट के क्वेश्चन भी इतनी आराम से आप कर पा रहे हो। तो ये पी ब्लॉक एलिमेंट होता है, पी ब्लॉक एलिमेंट, और इसको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बोलते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको 2 मिनट मिलते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, जैसे नीट का है या मेंस का है। और क्या नाम है, इस 2 मिनट में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही एक ऐसी केमिस्ट्री होती है जिसमें आंसर आपके 10 सेकंड से कम टाइम में आते हैं। यानी बचा हुआ जो समय है वो अदर क्वेश्चन पे आप लगा सकते हो, इसके आंसर 10 सेकंड के अंदर ही आते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको अगर पता है क्लियर कट आंसर तो उसका आंसर हो गया। जैसे द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन या फिर नियॉन। तो आपका करेक्ट आंसर है फ्लोरीन। दिस इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। तो अब क्या टाइम लगा इसमें, नहीं, 10 सेकंड के अंदर अंदर आंसर आएंगे। द मोस्ट the element having highest electron gain enthalpy in the periodic table is oxygen, nitrogen, fluorine, chlorine। तो आंसर है क्लोरीन। 10 सेकंड के अंदर आंसर आते हैं, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपको पता है तो टिक लग गया, नहीं पता तो दिमाग में तुम 18 बार 20 बार सोचोगे, या फिर सोचोगे कि मैं कैलकुलेशन कर लूँ तो आ जाएगा, नहीं आता, ठीक है ना। कैलकुलेशन का जो फंडा है वो फिजिकल केमिस्ट्री में या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अप्लाई हो सकता है, क्योंकि वहाँ भी कन्वर्जन वगैरह करनी होती है उस वजह से। तो इसीलिए ये जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये स्कोरिंग केमिस्ट्री है। आपको बहुत जल्दी इसकी जो स्कोर है वो पता लग जाएंगे थोड़े दिनों बाद और अच्छी तरह से। जैसे हम इसको करेंगे नीट के क्वेश्चन को तो सब जो डाउट है वो क्लियर होते चले जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा, 17, जो कि है XeO4। XeO4, ठीक है। अगर यहाँ देखोगे तो जीनोन में के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, तो 28 ऐड करेंगे हम इसको तो आ जाएगा 42। 42 का मतलब है 8 से डिवाइड कर दो, 40 2 आ गया, फिर 2 से डिवाइड कर दो तो आंसर आ गया 5 बॉन्ड 1 लॉन, यानी x की वैल्यू 6। x की वैल्यू 6 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, sp3d2, ठीक है। अरेंजमेंट क्या आएगी, अरेंजमेंट वही बना सकते हो आप, कैसे, ये x ही है। अब x में 6 की 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब जगह कितनी है, 6 है, बट एटम्स कितने हैं आपके पास, 1 और 4, 5 ही हैं। 5 तो बॉन्ड है और एक जो है ये लॉन है, ये भी बता रहा है लॉन पेयर एक ही है, ठीक है। तो एक जो लॉन पेयर है आपको सभी को पता है ऊपर तो लगेगा ही, ये 5 है, 1 2 3 ये लग गया। और यहाँ ऑक्सीजन, फिर से वही बात आ गई, ऑक्सीजन कभी भी सिंगल बॉन्ड के साथ नहीं आता, दो बॉन्ड तो होने ही चाहिए, ठीक है। तो ये दो बॉन्ड हो गए। तो अगर आप जीनोम के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर आप इसका हिसाब किताब लेना चाहो तो ले सकते हो। देखो जीनोम के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्डेड हैं, 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गए ना जीनोम के 8 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से जीनोम के 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी दिखाई देंगे, 2
2 4, 2 6, 2 8, इस तरीके से। तो जिन्होंने 8 इलेक्ट्रॉन, आपका पूरा हिसाब मिलेगा यहाँ पे। आगे अगर हम चले नंबर 18 पे, तो हमारा जो नंबर 18 है वो है H2SO4, जिसे हम सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं। तो बताइए H2SO3 क्या होता है? इसे सल्फ्यूरस एसिड बोलते हैं। तो बताइए H2SO5 क्या होता है? इसे पैरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, पैरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं। और इस H2SO5 का नाम कैरोज एसिड भी होता है, इसे कैरोज एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, तो H2SO4 आपका क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसका कैसे बनाओगे भाई? हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन हैं? होते हैं 2, प्लस में 6, प्लस में इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6, 24। तो आंसर है 32। 32 को डिवाइड करेंगे अगर हम 8 से, तो आंसर आया क्या? 4। तो x की वैल्यू आपकी आ गई 4, जिसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3, जिसकी अरेंजमेंट जो है आप बनाओगे वो क्या बनाओगे? देखो सल्फर है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये सल्फर हो गया। तो 1 2 3 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूँ, सल्फर एक सेंट्रल एटम है। ठीक है, अब चारोगे। अब इसमें देखो H2SO हमें जो बनाना है वो है H2SO4। तो देखो रूल बताता हूँ। ऐसे कभी भी ऑक्सीजन आए तो पहले तो एक ऑक्सीजन आपको हमेशा डबल बॉन्डों के साथ रखना है। इन केस ऑफ H2SO4, H2SO5, H2SO3, H3PO4, H3PO3, इन हर केस में ऐसा रखना है आपको। और यहाँ पर ऐसा करने के बाद आपको करना क्या है कि इन हाइड्रोजन पे फोकस करना है। देखो हाइड्रोजन ऐसे जिद्दी होते हैं, वो हमेशा ऑक्सीजन के पीछे रहते हैं। ये इस तरह से OH, यहाँ भी OH। अब ये अकेला रह गया, एक ऑक्सीजन और है, तो फिर तो डबल बॉन्ड O। याद रखना एक डबल बॉन्ड O आपको ऊपर लगाना ही होगा। अब कई, ये तो पूरा कंफर्म स्ट्रक्चर बन चुका है, बट कई बच्चे अभी भी क्वेश्चन रेज करेंगे कि सर आपने तो कहा था ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के साथ नहीं आता, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड के साथ कैसे है? तो भाई ये सिंगल बॉन्ड के साथ नहीं है। आंख खोल के देखो तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ H भी तो है, तो ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड होने ही चाहिए। ठीक है, हाँ अगर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है तो सिंगल बॉन्ड भी चलेगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे चलते हैं नंबर 19 की तरफ, और हमारा जो नंबर 19 है वो है H3PO4। H3PO4, और इसका नाम भी साथ साथ लिखता रहूँगा मैं, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ये है आपका ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। अब इसमें ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड में फिर से वही गेम खेलते हैं हम, क्या? हाइड्रोजन भाई +3 और फॉस्फरस +5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6, 24, 32 मीन अगेन यू नो वेरी वेल x की वैल्यू 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3। चलो अरेंजमेंट देखते हैं क्या होगी इसकी। अरेंजमेंट है इसकी फॉस्फोरस 1 2 3 4, मैंने बता दी। जस्ट इसको अरेंजमेंट कहते हैं। अब जो बनने वाला है वो स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर कैसे बनता है भाई? चेक कर लो, मैंने बताया ऐसे केसेस में H3PO4 ऑक्सीजन वाले केसेस में एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आप ऊपर लगा दो, फिर आप सोचना शुरू कर दो। हाइड्रोजन इतने जिद्दी होते हैं कि वो हमेशा ऑक्सीजन के साथ ही रहते हैं, OH हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के चक्कर में। तो ये बन गया है, तो सिंपल है। तो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड तो बड़े आराम से बन गया। और इसी चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, इसको हम ट्राइप्रोटिक एसिड भी बोलते हैं। H3PO4 को ट्राइप्रोटिक एसिड, और ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये 3 H पॉजिटिव आयन डोनेट कर सकता है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड ट्राइप्रोटिक एसिड। मैंने बताया था आपको 75 रीजंस वाई आपको पता होने चाहिए, जिसमें से 70 रीजन आपके टिप पे होंगे। ठीक है ना, तो देखते रहना क्या क्या खेल चलता है। सारे रीजन आपके फिंगर पे होंगे, आप वर्बली बता सकते हो इनका ये रीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 में अब हम करने वाले हैं H2SO3। ठीक है, H2SO3, और इसका नाम है सल्फ्यूरस
एसिड, दिस इज योर सल्फ्यूरस एसिड। ओके, तो यहाँ पर इसके हाइड्रोजन +2, सल्फर है तो 6 प्लस इसको देखेंगे तो 18, तो आंसर 26 आ गया। 26 का मतलब है 24, 2, 2, 1। ओके, x की वैल्यू 3 + 1 4। अरेंजमेंट हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी इसकी, sp3। तो अरेंजमेंट क्या आएगी वो मैं बताता हूँ। sp3 का मतलब है यहाँ पे हो गया आपका s, और ये sp3 को क्या करते हैं हम 1, 2, 3, 4, ठीक है, इस तरीके से। और अब देखें तो जगह कितनी है, सिर्फ 4 है, और एटम्स यहाँ लगाने हैं, वो देखना कैसे लगाएंगे। अब एक तो डबल बॉन्ड आना ही चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा अब सोचना शुरू करो क्या है। देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इतना जिद्दी है कि वो ऑक्सीजन के साथ ही आएगा। देखो हाइड्रोजन है, अब हमारे पास सारे एटम्स खत्म हो गए, इसका क्या करें। तो भाई उसने बोला तो है एक लोन पेयर भी है, तो ये लोन पेयर आपका यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये इसका आंसर करेक्ट आंसर माना जाएगा आपका। ओके, सल्फ्यूरस एसिड के बाद है आपका नंबर 21, और नंबर 21 जो है वो है H3PO3, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब H3PO3 में इसको हम बनाएंगे जिसका नाम है ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड। दिस इज योर ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड। तो यहाँ पे +3 है, +5 है, 18 है, ऐड करोगे तो 26 आ गया। 26 है तो इसको फिर से हम डिवाइड करेंगे तो 26 / 8, 2 अगेन 2 1 2, और आपकी x की वैल्यू क्या आ गई है 4 होगी। अब यहाँ जो हाइब्रिडाइजेशन आएगी वो क्या आएगी sp3, और अरेंजमेंट इसी से बना लेंगे, फिर स्ट्रक्चर, फिर शेप, ठीक है। तो यहाँ पर हम बना सकते हैं जो वैल्यू है p1 2 3 4। तो रूल क्या था, एक तो डबल बॉन्ड ऊपर लगाई दो। अब देखते हैं क्या है। देखो O और H, O और H, लेकिन अब तो O खत्म हो गए, H के पास ऑप्शन ही नहीं है, तो वो यहाँ आएगा। दिस इज योर ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, जहाँ पर OH OH दो हैं, तो यानी दो हाइड्रोजन आयोनाइज हो सकते हैं। देयरफॉर इट इज नोन वेरी पॉपुलर नोन एज डाइप्रोटिक एसिड। दिस इज कॉल्ड डाइप्रोटिक एसिड। Two ionizable H positive ion are present in this. Okay, so time for 22. 22 को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 22 में हमारा बनाना है H2PO2, H3PO2। ओके, दिस इज योर H3PO2, इसका नाम है हाइपोफॉस्फोरस एसिड। दिस योर हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ठीक है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। तो यहाँ पर आपका जो डायग्राम है ये होमवर्क है, ये घर से बनाना है आपको। देखते हैं कितने करेक्ट होंगे इसमें से। नेक्स्ट वन इज 23, एंड 23 इज फॉर I3 नेगेटिव, ठीक है ना। तो ये I3 नेगेटिव जो है ये MSc में भी पूछा गया था एक बार, तो तुम्हारे इसमें दे रखा है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। देखो आयोडीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 7 × 3, तो और माइनस का मतलब होता है एक गेन कर रखा है। आंसर इज 22। 22 को 8 से डिवाइड करेंगे, 16, 6 है, 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू इज 2 + 3, x की वैल्यू होगी 6, हाइब्रिडाइजेशन है इसकी 5, हाइब्रिडाइजेशन है sp3t। अरेंजमेंट स्ट्रक्चर, तो अरेंजमेंट देखते हैं भाई। सेंट्रल मेटल एलिमेंट जो आयोडीन ही होगा। 5 का तो सीधा मतलब होता है 1 2 3, ये इक्वेटोरियल बॉन्ड्स एंड दीज आर एक्सियल बॉन्ड्स, ठीक है। तो अभी हमारे पास 3 लोन पेयर हैं, तो आपको सभी को पता है और कोई चारा है ही नहीं। 3 लोन पेयर ये हैं, और बचे हुए 2 आयोडीन आपको इस तरह से यहाँ लगाने हैं, और इस पूरे पे इस तरीके से आपको क्या करना है, नेगेटिव साइन लगाना है।
दिस इज योर शेप इज लीनियर। ठीक है, ऊपर जितनी भी शेप थी उसको आप अपने हिसाब से बता सकते हो, बहुत आसान थे, सभी में एक्स की वैल्यू जो है वो लिमिटेड ही है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस के बाद अगर मैं एक दो क्वेश्चन और आपको बताऊं तो वहाँ पे नंबर 22, 23 होने के बाद 24 पे कुछ एक्सेप्शन हैं जो मैं आपको पहले से बता देता हूँ, या फिर इनको भी हम कर सकते हैं। देखो PCl 5, आप कहोगे यार ये तो क्वेश्चन हमने कर लिया सर, लेकिन रोना ये है, ये आया था ऐसे, एस मीन सॉलिड फेज में बना के दिखाओ। बच्चे कंफ्यूज हो गए कि यार सॉलिड फेज में और इसका जो गैस फेज में है इसका क्या चक्कर है। तो जो सॉलिड फेज का स्ट्रक्चर है वो अलग होता है और जो गैस फेज का स्ट्रक्चर है वो अलग होता है। ठीक है ना, ये गैस फेज है। गैस फेज में क्या स्ट्रक्चर बनता है इसको तो बताने की जरूरत ही नहीं है। देखो गैस फेज में तो सिंपल P वही जो हम पहले बना के आए हैं, इसका मतलब वो गैस फेज था। इस तरीके से आप स्ट्रक्चर को बना दो, Cl 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 एंड दिस इज योर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। हालांकि हम पहले से कर चुके हैं, लेकिन नोट्स को कंप्लीट करने के लिए इन दोनों को एक साथ रहना बहुत ज़रूरी है। सॉलिड फेज में क्या होगा तो मैं बता दूं, सॉलिड फेज में जो ये स्ट्रक्चर है वो ऐसे बनाया जाता है। सॉलिड फेज में ये कैसे एग्जिस्ट करता है, PCl4 पॉजिटिव प्लस PCl6 नेगेटिव, यानी इसके 2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं अगर हम देखें तो। ठीक है ना, हालांकि मैं ऐसे लिखना नहीं है, 2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं इसके, 2 PCl5 होते हैं जो आपको ऐसे दिखाई देंगे। तो PCl4 पॉजिटिव को कैसे लिख सकते हो आप भाई, PCl4 पॉजिटिव को नॉर्मली आप अपने हिसाब से बना सकते हो, जैसा अभी अभी हमने तरीके जितने भी हैं वो सीखे हैं। तो हमारा जो टारगेट है अभी वो है कि PCl4 पॉजिटिव को कैसे बनाएं। तो फॉस्फोरस 5 प्लस में 28 प्लस का मतलब होता है -1, तो आंसर जो आएगा आपका वो 32 आ जाएगा। 32 का मतलब है, सभी को पता है एक्स की वैल्यू 4, तो यहाँ जो एक्स की वैल्यू 4 है तो 1 2 3 4 इस तरीके से, और Cl भी देखें तो वो भी पूरे 4 ही हैं। दिस इज योर PCl4 पॉजिटिव। अच्छा, PCl6 नेगेटिव है, क्या करें। PCl6 नेगेटिव को अगर आप देखोगे तो यहाँ फॉस्फोरस के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, यहाँ 42 और +1, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 48 है और x की वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 6। ठीक है ना, 6 आ जाएगी। तो 6 जो वैल्यू है उसको हम ऐसे करेंगे, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना, तो ये Cl है, Cl 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 और यहाँ भी Cl है, सॉरी, तो यहाँ जो है वो Cl है। और अब ये जो बनेगा वो बनेगा क्या, PCl6 नेगेटिव। तो ये दोनों एक साथ ही बनाने हैं, PCl4 पॉजिटिव PCl6 नेगेटिव। तो ये आपका सॉलिड और गैस फेज में दोनों स्ट्रक्चर है। जो मेजर डिफरेंस है मैं इन दोनों को मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी में रखूंगा, क्योंकि ये दोनों बोर्ड और प्री बोर्ड दोनों में आ चुके हैं। ठीक है ना, तो थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास। आज हमारे 25 क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। बहुत जल्दी हम कल की क्लास में से ख़त्म करके अगले टॉपिक पे चलेंगे। तो ये आज की, कल की और आने वाले कल की जो 3 दिन की क्लास थी, इसने आपको 3 मार्क्स प्रोवाइड कर दिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।